हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल द नॉलेज सिटी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत भारतीय परिषद अधिनियम 1919 से लेकर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक डिस्कस करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम इसके पहले के सभी एक्ट और अधिनियम को समझ चुके हैं। यदि आपने इसका पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाकर जरूर देखें, जिससे कि आपको आगे के टॉपिक आसानी से समझ में आए। और यह भारत के संवैधानिक विकास का अंतिम वीडियो है। आप चाहें तो इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हम भारतीय शासन अधिनियम 1818 से लेकर भारतीय परिषद अधिनियम 1892 तक पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो पहला अधिनियम आता है वह होता है 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में क्या क्या प्रावधान थे और इसकी विशेषताएं क्या क्या थी। तो देखिए, इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। और इसको जो इस अधिनियम का लाने का मुख्य उद्देश्य था, उसका मतलब मेन उद्देश्य यह था कि भारत में जो भाईचारे की भावना थी उसको बिगाड़ना था। यानी इस अधिनियम को भारत में सांप्रदायिकता फैलाने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है उसको हम आगे अभी समझेंगे। तो पहले इसको हम समझ लेते हैं कि इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्यों कहा जाता है। तो देखिए, जब यह अधिनियम आता है तो उस टाइम जो ब्रिटेन में भारत के सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे वो थे मार्ले। इसके अलावा जो वायसराय के पद पर भारत में रहते हुए कार्य कर रहे थे वे मिंटो थे। तो इन्हीं की दोनों के नाम पर इसका जो नाम पड़ता है वह मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पड़ता है। इस अधिनियम को भारत में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद, उग्रवाद, समाजवाद को समाप्त करने के लिए लाया गया था। और इस अधिनियम के माध्यम से जो भारत में हिंदू मुस्लिम एकता थी उसको तोड़ने का प्रयास किया गया। और इसमें जो पहला प्रावधान था कि देखिए इसमें क्या हुआ कि विधानमंडल के आकार एवं शक्ति में वृद्धि की गई इस अधिनियम के माध्यम से। कैसे की गई, तो हमने इसके पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो वायसराय के कार्यकारिणी परिषद थी उसमें सदस्यों की संख्या जो थी वो 5 थी। लेकिन इसमें एक और सदस्य जोड़े जाते हैं जिनका नाम सत्येंद्र कुमार सिन्हा होता है, और वह वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में विधि के सदस्य के रूप में जोड़े जाते हैं। और ये ऐसा होने वाले प्रथम भारतीय थे। इसके पहले जो भी उसमें सदस्य थे वे भारतीय नहीं थे, बल्कि वे अंग्रेज थे। और चाहे तो जो वायसराय होता था उनको मनोनीत कर लेता था। लेकिन इसके माध्यम से प्रथम भारतीय को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जोड़ा जाता है। इसके अलावा जो ब्रिटेन में भारत के जो सचिव होते हैं उनके लिए उनके कार्य में संचालन के लिए एक भारत परिषद का गठन किया जाता है। तो उसमें भी 2 भारतीयों को जोड़ा जाता है। कौन कौन थे तो उनका मैं नाम बता देता हूं। एक थे केसी गुप्ता और दूसरे थे सैयद हुसैन बिलग्राफी। इन दोनों को ब्रिटेन में जो भारत के सचिव थे, मतलब उनके कार्यकारिणी परिषद में कह सकते हैं, जोड़ा गया। और जो एज ए भारत में वायसराय के पद में थे उनके कार्यकारिणी परिषद में जो सत्येंद्र कुमार सिन्हा थे इनको जोड़ा गया। तो इसके द्वारा विधानमंडल के आकार एवं शक्ति में वृद्धि की गई। अगली व्यवस्था, मतलब मैंने अभी बताया कि जो इसको था कि भारत में सांप्रदायिकता फैलाने वाला अधिनियम था। तो भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। और इसके द्वारा धर्म के आधार पर विधानमंडल में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। मैंने अभी बोला कि इसको मुस्लिमों मतलब हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का प्रयास किया गया इस अधिनियम के माध्यम से। तो मुस्लिमों के लिए एक अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। और इसीलिए जो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भारत में जाना जाता है वह मिंटो को माना जाता है। जो मिंटो थे इन्होंने ही भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन की जो व्यवस्था थी उसका आरंभ किया। इसके अलावा एक और इसमें प्रावधान किया गया कि जो सार्वजनिक विषय थे उस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। देखिए, 1892 का अधिनियम था, उस पर हमें बजट पर विचार पर भारतीयों को जो थे उनको बजट पर विचार करने का अधिकार दिया गया था। और साथ ही साथ और उसमें जो सार्वजनिक थे मामले थे उस पर भी वो चाहे तो 6 दिन पहले सूचना देकर उस पर प्रश्न पूछ सकता था। लेकिन इस अधिनियम के माध्यम में काफी और विस्तार किया गया और उनकी प्रश्न पूछने की शक्ति को और बढ़ा दिया गया। और चाहे तो अब जो भारतीय थे विधान परिषद में, मैंने बोला कि विधानसभा की स्थापना इसके पहले हो चुकी थी, अब जो भारतीय थे वे विधान परिषद में बजट
पास करने से पूर्व उस पर वाद विवाद कर सकते थे, और साथ ही साथ कोई भी प्रस्ताव जो कि सामाजिक हित से जुड़ा हो उसको पास कर सकते थे, और किसी भी सार्वजनिक विषय पर जो सामाजिक हित से संबंधित हो उस पर प्रश्न भी पूछ सकते थे। तो इस अधिनियम के माध्यम से मैंने जो वही बताया कि जो विधान परिषद था उसके कार्यों का विस्तार किया गया। देखिए, इस अधिनियम को गांधी जी ने कहा था कि यह सर्वस्व नाश करने वाला अधिनियम है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा कि इसके माध्यम से पहली बार देखा जाए तो भारत में सांप्रदायिकता को फैलाने का प्रयास किया गया। इसीलिए इस अधिनियम को गांधी जी ने सांप्रदायिकता फैलाने वाला और इसे सर्वस्व नाश करने वाला एक्ट कहा था। तो ये याद रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि गांधी जी ने सर्वस्व नाश करने वाला एक्ट या अधिनियम किसे कहा था, तो ये था भारत परिषद अधिनियम 1909। इसके बाद जो अगला अधिनियम आता है वो होता है भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इस अधिनियम में क्या प्रावधान किए गए उनको हम देखते हैं। तो देखिए, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर वही केस है कि जो मॉन्टेग्यू होते हैं ब्रिटेन में सचिव के रूप में कार्य कर रहे होते हैं, और जो चेम्सफोर्ड है यह भारत में एज ए वायसराय के पोस्ट पे पोस्टेड थे। तो इसीलिए इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, अधिनियम तो आता है 1919 में, लेकिन इसको लागू 1921 में किया जाता है। इसके द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका लागू की गई, पहली व्यवस्था। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परीक्षा में पूछ सकता है कि केंद्र में पहली बार द्विसदनीय विधायिका कब लागू की गई थी, तो यह था भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। इसके तहत क्या प्रावधान किए गए, तो केंद्र में विधानसभा और राज्य परिषद का गठन किया गया। देखिए, मैंने बोला कि देखिए, जैसे प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे तो जो जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, यानी दो सदन बनाए गए। केंद्रीय विधानसभा जैसे प्रेजेंट टाइम में हम लोकसभा कह सकते हैं, और राज्य परिषद जिसे हम राज्यसभा कह सकते हैं। तो जो केंद्रीय विधानसभा था उसमें जो सदस्यों की संख्या थी वो 144 थी, जिसमें से 104 जो सदस्य होते थे वो निर्वाचित होते थे। इसके अलावा जो 40 सदस्य होते थे ये मनोनीत सदस्य होते थे, ये वायसराय के द्वारा मनोनीत किए जाते थे। और जो राज्य परिषद था इसमें जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी वो 34 थी, और जो मनोनीत सदस्यों की संख्या थी वो 26 थी, और इनकी जो कुल संख्या थी वो 60 थी। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैं बता दिया हूं। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में देखिए, केंद्रीय विधानसभा से हमारा लोकसभा बना है, राज्य परिषद से हम कह सकते हैं कि जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला है राज्यसभा बना है। इसके अलावा एक और प्रावधान किया गया कि केंद्रीय सूची एवं अन्य सूची के विषयों को एक दूसरे से पृथक किया गया और राज्यों पर नियंत्रण कम कर दिया गया। और इसी के साथ साथ जो केंद्रीय और राज्य सूची के विषय थे जिन पर कानून बनाने का अधिकार दिया जाता था उनको एक दूसरे से अलग किया गया, और राज्यों पर नियंत्रण कम कर दिया गया, और उन्हें प्रांतों को स्वतंत्रता दी गई, यानी स्वायत्त। यानी अब चाहे तो कोई भी निर्णय या किसी विषय पर वो कानून अपने अनुसार बना। इसके अलावा इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। देखिए, इसके पहले हमने देखा कि केंद्र में द्विसदनीय विधायिका यानी दो सदन बनाए गए, एक निम्न सदन था, एक उच्च सदन था। यानी जो निम्न सदन था उसे विधानसभा कहा गया, और जो उच्च सदन था उसे राज्य परिषद कहा गया। इसके बाद इसी अधिनियम के माध्यम से पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। पहली बार देखिए, पहली बार अगर पूछता है तो 1765 में एक बार हुआ था कलकत्ता बंगाल में, लेकिन यहाँ पर अब प्रांतों उसको समाप्त कर दिया गया था, फिर से प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत जो प्रांतीय विषय थे उनको दो भागों में बांट दिया गया। पहला था आरक्षित विषय और दूसरा था हस्तांतरित विषय। देखिए, जो आरक्षित विषय थे इन पर जो शासन संचालन का कार्य था, यानी जो इन पर कानून बनाने का कार्य था या जो अधिकार था, उसे जो वायसराय थे और उनकी कार्यकारी परिषद को दिया गया था। यानी इन विषयों पर जो शासन संचालन करते थे वह वायसराय के कंट्रोल में होता था। इसके अलावा जो हस्तांतरित विषय थे, इन विषयों पर जो कानून बनाने का अधिकार दिया गया वह भारतीयों को दिया गया, यानी जो भारत के राज्यों में विधान परिषद हुआ करती थी उनको दिया गया। और विधान जो वायसराय की कार्यकारी परिषद होती थी वह विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था, यानी किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। और जबकि जो भारतीयों के लिए जो विधान परिषद था, जो भारतीय कानून बनाते थे, ये विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। तो यहाँ पर अंग्रेज जो थे वे कह सकते हैं कि भेदभावपूर्ण नीति का अनुसरण करते हैं, यानी इन्हें समानता का सिद्धांत को यहाँ पर भी वो लागू नहीं करते हैं। अपने तो खुद कानून बना के उसके प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, लेकिन भारतीयों को विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी कर देते हैं। और जो आरक्षित विषयों में जो कह सकते हैं कि जो प्रमुख विषय थे,
जिन पर जो जैसे कि भूमि कर, न्याय, वित्त, पुलिस, पेंशन, समाचार पत्र, कारखाने आदि, इन सभी सेवाओं पर जो कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है वह वायसराय और उसकी कार्यकारी परिषद को दिया जाता है। जबकि जो लोकल विषय होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सार्वजनिक निर्माण विभाग, स्थानीय स्वशासन, इन विषयों पर जो कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है वह भारतीयों को दिया जाता है, यानी उस टाइम जो विधान सभाएं होती थी राज्यों में उनको प्राप्त होता है। इसके अलावा यहीं से प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ होता है। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का देखिए, हमें इसके पहले जो चुनाव होते थे वे अप्रत्यक्ष रूप से होते थे, ठीक है, और उसमें भी जो वायसराय होता था वो सदस्यों को मनोनीत कर लेता था। लेकिन यहां से पहली बार जो होता है कि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का आरंभ होता है 1800, अगर बात करते हैं तो 1892 में निर्वाचन पद्धति की शुरुआत होती है। और उस टाइम जो होता है कि निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो निर्वाचन पद्धति होती है जैसे अप्रत्यक्ष थी, एवं जो निर्वाचित सदस्य थे उनको मनोनीत की संज्ञा दी जाती थी, यानी उन्हें मनोनीत माना जाता था। लेकिन इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का आरंभ किया जाता है। इसके अलावा इस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया जाता है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछता है कि भारत में पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला, तो वह था 1919 का अधिनियम। देखिए, जो उस टाइम जो मत देने का मताधिकार था वह सीमित था। जैसे सीमित का मतलब है कि कुछ ही लोग, उनको क्राइटेरिया बना दिया गया था कि कौन मताधिकार दे सकते हैं। तो जैसे कुछ आय, संपत्ति, कर आदि के आधार पर एक क्राइटेरिया बनाया गया था, यानी सीमित लोगों को मतदान का अधिकार दिया गया था। इसके अलावा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया इस नियम के माध्यम से। देखिए, इसके पहले हमने पढ़ा अभी जस्ट कि जो अधिनियम होता था, मतलब इसके पहले वाले अधिनियम में जो मुसलमानों को एक अलग पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। अब अंग्रेजों ने जो अपनी फूट डालो राज करो की नीति था उसको अधिक और बल देने का प्रयास किया, और अब वे अंग्रेजों मतलब मुस्लिमों के साथ साथ भारत में सिख, ईसाई, इन सभी के साथ, मतलब कह सकते हैं कि फूट इन सभी के बीच फूट डालने का प्रयास करते हैं। और इसी के आधार पर मुसलमानों के साथ साथ हम कहते हैं सिख और ईसाई और भारतीय ईसाई, ये सभी को सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी जाती है। और साथ ही साथ जो यूरोपियन एवं एंग्लो इंडियन थे इन्हीं को भी, इन सबको अलग निर्वाचन दे दिया जाता है। उन्हें देखिए, जो मुस्लिमों को निर्वाचन के लिए व्यवस्था की गई थी उसका मतलब यह था कि जो मुस्लिम होते थे वो मुस्लिम सदस्यों का चुनाव ही कर सकते थे। इसी प्रकार जो सिख थे वह सिख सदस्यों का चुनाव कर सकते थे, भारतीय ईसाई जो थे वह भारतीय ईसाई मतलब ईसाई का चुनाव कर सकते थे। तो इन सभी के माध्यम से भारत को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। इसके अलावा जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी उसके 6 सदस्यों में से चीफ कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। यह प्रावधान किया गया था। देखिए, इसमें क्या हुआ कि जो पहले वायसराय की कार्यकारी परिषद थी उसमें पहले 3 संख्या थी, फिर 4 किया गया, उसको चौथे जो सदस्य थे मैकाले जोड़े गए, 5वें सदस्य फिर जोड़े जाते हैं, एक वित्त सदस्य जोड़े जाते हैं, और जो 6वें सदस्य जोड़े जाते हैं वह एसपी सिन्हा होते हैं। जस्ट मैंने इसके पिछली वीडियो मतलब पिछले बताया, कानून में बताया था। तो ये 6 होते हैं। इन 6 में से एक यहाँ पर प्रावधान किया गया कि इन 6 में से जो 3 होंगे सदस्य वह भारतीय होंगे। इसके अलावा इसके तहत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना, यानी सरकार के कार्यों की जांच करता और अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करता। और इसके अलावा केंद्रीय बजट एवं राज्य बजट को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। देखिए, पहले जो बजट होता था वह एक ही में आता था, लेकिन इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय बजट एवं राज्य के बजट को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर दिया गया। इसके बाद जो अधिनियम आता है वो होता है भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए, जो भारत शासन अधिनियम 1935 है इसको भारतीय संविधान का मूल आधार माना जाता है। मूल आधार क्यों माना जाता है? तो यह भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है, और लगभग कह सकते हैं कि इसके 2/3 जो प्रावधान थे उसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, लगभग 60%। ठीक है। और जब ये आया था, जब भारतीय शासन अधिनियम आया था तो इसमें कुल 14 भाग, 321 अनुच्छेद एवं 10 अनुसूचियां थी, जिसमें से लगभग 250 धाराओं यानी कह सकते आर्टिकल्स को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। इसीलिए इसे भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कहा जाता है। देखिए, इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। तो सबसे पहला जो प्रावधान था कि मतलब इस अधिनियम के माध्यम से जो भारतीय परिषद अधिनियम था 1858 था उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है। और अगला इसमें क्या किया जाता है कि अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया। देखिए, इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार अंग्रेज मानते हैं कि जो भारत है
वे राज्यों का एक संघ है, मतलब राज्यों को मिलाकर एक देश है जिसका नाम भारत है। तो जो अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया था वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा मतलब जो इसमें किनसे मिलकर वो बनेगा, तो देखिए कौन कौन थे। जैसे जो भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई और संघ की जो दो इकाइयां थी, जैसे ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे और देसी रियासतें थी। देखिए इसमें जो देसी रियासतें होती है कभी भी इसमें शामिल नहीं होती है, इसमें कभी भी शामिल नहीं होती है। लेकिन यहीं से ही जो संघीय मतलब कहते हैं संघीय भारत की अवधारणा था उसका जन्म हो जाता है। और जो देसी रियासतें होती है कभी भी भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं थी। और आपने पढ़ा होगा कि इनको जब भारत की आज़ादी मिलती है तो कई रियासतों को जबरदस्ती भी मतलब भारतीय परिसंघ में मिलाया जाता है। इसके अलावा जो अगला इसमें व्यवस्था की जाती है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया तथा राज्य में द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। हमने जस्ट इसके पीछे भी पढ़ा था कि जो पहली बार मतलब जब जो द्वैध शासन था उसको राज्यों में लागू किया गया, लेकिन अब द्वैध शासन को राज्यों में से समाप्त करके केंद्र में लागू कर दिया गया। ठीक है। और केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियों के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया। वे सूचियां कौन कौन थी, तो देखिए जो पहली सूची थी संघ सूची थी जिसमें कुल 59 विषय रखे गए थे, और दूसरी सूची राज्य सूची थी जिसमें 54 विषय रखे गए। तीसरी सूची समवर्ती सूची थी जिसमें 36 विषय रखे गए थे। अब इन लोगों को मतलब इस प्रावधान को देखेंगे तो भारतीय संविधान में प्रेजेंट में भी ऐसे रखे हैं, लेकिन यहाँ पर विषयों की संख्या कुछ बढ़ गई है। तो इस प्रकार जो केंद्र और इकाइयों के यानी जो राज्य थे उनके बीच जो शक्तियों का विभाजन किया जाता है वह 3 सूचियों के आधार पर किया गया था। इसके अलावा जो अवशिष्ट शक्तियां थी वह वायसराय को दी गई। अवशिष्ट शक्तियों का मतलब है कि जब जो विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया जा रहा था, जैसे कि जो राज्य सूची के विषय थे उन पर राज्यों को कानून बनाने का अधिकार यानी प्रांतों को दिया गया, और जो संघ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट विषय थे उनको संघ सूची में रखा गया और उन पर जो कानून बनाने का अधिकार दिया गया उसको संघ को दिया गया। तो जो इन दोनों में विभाजन करने के बाद यानी समवर्ती सूची में तीनों सूचियों में विषयों को विभाजित करने के बाद कुछ ऐसी शक्तियां जो बच गई थी उनको वायसराय को दी गई। प्रेजेंट टाइम में यही व्यवस्था देखेंगे तो केंद्र और राज्यों के मध्य जब शक्तियों का विभाजन किया गया है तो जो अवशिष्ट शक्तियां होती है वह केंद्र को दी गई है। यानी अगर कोई भी नया विषय अगर बाद में आता है तो उस पर जो कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है वह केंद्र को होता है, और केंद्र का जो कानून होता है वह राज्यों पर कह सकते हैं कि एक दबदबा रखता है, यानी उस पर हावी होता है। और राज्यों का अगर कानून जो है वह केंद्र की तुलना में कमजोर होता है, यानी इनकी स्थिति केंद्र की तुलना में कमजोर रखी गई है। इसके अलावा इस अधिनियम के माध्यम से भारत में संघीय बैंक आरबीआई की स्थापना की गई और साथ ही साथ संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई। और इन दोनों की जो स्थापना होती है वह दिल्ली में होती है। जो संघीय न्यायालय था आपने पढ़ा होगा कि 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी। तो इसके अलावा एक बात और याद रखिएगा कि हमने जब वीडियो पहले ही चैप्टर में पढ़ा था कि जो मतलब न्यायालय था सर्वोच्च न्यायालय उसकी स्थापना कोलकाता में की जाती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर, और 1774 में की जाती है। लेकिन वो दूसरा था, अब उसको मतलब वो तो वही रह गया, लेकिन इसके बाद एक नई मतलब कह सकते संघीय न्यायालय की स्थापना की गई जो कि 1 अक्टूबर 1937 को की जाती है। और कहाँ की जाती है तो दिल्ली में की जाती है। इसके साथ ही साथ संघीय बैंक आरबीआई की स्थापना की जाती है और एक संघीय लोक सेवा आयोग की भी स्थापना इसी एक्ट के माध्यम से की जाती है। और जो भारत शासन अधिनियम होता है 1935, इसके प्रावधानों के अनुरूप 1937 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि जो वर्मा यानी जिसे वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है, इसको भारत से कब अलग किया गया, तो 1937 में किया जाता है। और कब, किसके आधार मतलब किस अधिनियम के आधार पर, तो 1935 के अधिनियम के आधार पर ही इसको भारत से अलग किया जाता है। देखिए जो ये अधिनियम आता है इसमें बहुत मतलब खामियां थी, यानी बहुत कमियां थी। तो इसीलिए जो नेहरू होते हैं उस टाइम इसकी कमियों को देखते हुए कहते हैं कि यह अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है, यानी इसमें ब्रेक तो बहुत सारे हैं लेकिन इंजन ही गायब है। तो देखिए जो अंग्रेज होते थे जब भी वो भारत में कोई नया अधिनियम या कानून लाते थे तो उनका मात्र एक मकसद होता था कि अंग्रेज मतलब भारत पे कैसे अपनी पकड़ को मजबूत किया जाए और भारत से मतलब कितना इनका मतलब कह सकते कितना इनको लूट सके। तो जो भी नियम या कानून आए वह अपने हित में लिए लाते थे, वह भारत को छोड़ना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि यहाँ पर जो शासन है उसको दीर्घकालीन कर दिया जाए, और जिससे कि मतलब लालच, देखिए सहानुभूति तो देते थे यानी भारतीयों को शामिल भी करते थे, लेकिन हर एक नियम का उद्देश्य उनका यही था कि कैसे भारत में शासन व्यवस्था को सबसे मजबूत रखा जाए। इसके अलावा अब इसके बाद जो अधिनियम आता है वो होता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम। देखिए हमें आज़ादी जो मिल जाती है वह 1947 में मिल जाती है, लेकिन
जो अंग्रेज चले जाते हैं तो एक अधिनियम लाया जाता है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस अधिनियम में कहा जाता है कि जो जब तक मतलब भारत अपना संविधान बना नहीं लेता है तब तक जो भारत की शासन व्यवस्था होगी वह भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर ही संचालित की जाएगी। और यह अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम लाया कब जाता है तो इसको 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद में पेश किया जाता है और 18 जुलाई को स्वीकृत कर लिया जाता है, जिसके बाद 15 अगस्त 1947 को यह लागू कर दिया जाता है और भारत एक नए देश के रूप में विश्व पटल पर उभरता है। और साथ ही साथ मतलब भारत का आपको पता है कि पाकिस्तान भी 14 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है। तो इस अधिनियम के माध्यम से इन दोनों को स्वतंत्रता दी जाती है। और इस अधिनियम में प्रावधान क्या किए जाते हैं तो इसके अलावा एक और प्रावधान होता है कि जो वायसराय थे और भारत राज्य सचिव का पद था और ब्रिटिश सर्वोच्चता, इन तीनों को समाप्त कर दिया जाता है। तो इसी अधिनियम के बाद जो भारत होता है एक प्रभुत्व संपन्न कह सकते हैं राज्य बन जाता है और जो यहाँ से ब्रिटिश नियंत्रण होता है वह समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों यह था भारत का संवैधानिक विकास का वीडियो। तो आज यह जो चैप्टर था वह हमारा कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। तो यदि वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।